Thank you for being here. Good evening. My name is Anuj Gurwara. What a delight to see a full house, of course, at Lamakan. How are you? घर से. Thank you. Lamakan 15 साल पहले शुरू हुआ as Hyderabad's creative, democratic, open expression space. And शुरू होते ही यहाँ पे जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होने लगा, जो परफॉर्मेंसेस होने लगे, काफी लोग आने लगे जस्ट टू हैंग आउट. एक्चुअली मैं जरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा औकात पे आएंगे. तो यहाँ जितने लोग ऐसा बैठने आए, चाय पीने को, बातें करने को पूरे, तो जरा पड़ोसियों को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ऐसा कैसा यहाँ डेमोक्रेसी चल रही बोल के. तो ना जरा कंप्लेन कर दिए जीएचएमसी को कि ये क्या है, लोग गैदर हो रहे, हमको थ्रेटन हो रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप जरा रोको. तो थोड़ा इन्फ्लुएंस लगा लेके म्युनिसिपैलिटी करने जाके कंप्लेंट डाल दिए. वहां से ऑर्डर आया कि इनको बंद करो, ये ऐसी जगह नहीं चलती बोल के, रेजिडेंशियल एरिया नहीं चलता. हमला खामोश अपना स्पीकर को थोड़ा लो वॉल्यूम पे डाल लेके अपना अपना कर लेके घर को चले आते टाइम पे, लेकिन उनको नहीं समझ में आया तो बोले बंद करो जगह. तो हम जितने भी आर्टिस्ट थे हैदराबाद के, एक्टर, सिंगर, जितने भी आर्टिस्ट पूरे मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हैदराबाद फॉर लामाकान बोल के, क्योंकि स्पेसेस लाइक दीज आर द लंग्स ऑफ intellect, are the lungs of emotion, are the lungs of citizenship. तो WhatsApp ग्रुप पे as always discussions हुए, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते. देसी फितरत रहती ना, whenever you're in trouble you look for somebody who can pull you out of it. तो किसी के थ्रू जाके साहब को रिक्वेस्ट गया कि आप जरा इसको देखिए. And without wasting any time, within a couple of days he sent a message to us saying Lamakan will be open. And that was 15 years ago, and it's now welcome. Thank you so much. And I also want to say, as a Hyderabadi, that I have interacted with you at corporate events where I've hosted in the past. हमेशा इनका introduction ये रहता था कि this is a man who needs no introduction. But today I will say that this is somebody who, in the age of politicians, is a leader that we still have. And someone who once again, एक लंबे अरसे के बाद, once again who made it a bragging right that I am from Hyderabad. बाहर गांव से इधर आए सो लोग, नहीं तो यहाँ से जाके बाहर गांव से बात करे सो उनको अगर बोले हम हैदराबाद से, तो बोलते थे वाह क्या बढ़ रहा शहर तुम्हारा. तो ये कॉन्वर्सेशन का इजी पार्ट था सर. चाय एंड वाई एक नया सीरीज हम यहाँ शुरू किए हैं. चाय का वाई के पहले जरा चाय मंगा लेंगे. ट्विटर पे आप मेरे को बोले चाय बगैर शक्कर, तो बगैर शक्कर चाय फिटनेस अच्छा चल रहा है साहब, वैसे ही दिख रहे हैं आप, जरा चेंज नहीं हो. मेरे को दाढ़ी बढ़ानी पड़ रही है गाना छुपाने को. शुक्रिया आपका. डाई हेयर डाई का मैजिक है. अरे मालूम नहीं था कि लामाकान में एक बालकनी सीटिंग भी है. वहां पे टिकट ज्यादा है क्या? शुक्रिया. थैंक यू. So thank you for the honor. This is my first time here. Actually, I should be stating a fact before I begin. पहली बार है, so please be kind to me. Firstly, and thank you, Anuj. I've loved interacting with you several times in the past, but it's always been in a very formal, official, bureaucratic kind of a setup, corporate kind of a setup. But पहली बार एक ऐसे जगह जहाँ मतलब you get to see some creative, innovative young minds of Hyderabad and people who really cherish this city. So thank you for the honor, thank you for the invite, and I truly am looking forward to a scintillating conversation. Thank you. Cheers. So I will of course talk to you as a political leader, but also a fellow Hyderabadi. I think that is more important, the identity that you carry and so proudly. Also my super senior, Nizam College. तो हाँ कितने हैं यहाँ निज़ाम कॉलेज के हैं लोग, जरा हाथ उठाओ. अरे रे 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 कितने हैं? ग्रामर के कितने हैं? सेंट जॉर्जेस दे दो. मैं नहीं पढ़ा हूँ. अच्छा आप पढ़े नहीं वहाँ पे, बट काफी बार जाते हैं. हाँ निज़ाम कॉलेज बंद हुए बाद पिकअप करने वहीं जाते थे. मैं तो कभी नहीं गया, मैं बहुत सिंसियर हूँ. बिल्कुल नहीं. आप कभी देखे मेरे को वहाँ पे? So how does it feel to wake up in the morning, ऐसा जरा
अंगड़ाई ले लेके अब्बा वी आर नॉट इन पावर एनीमोर। पहली बात ये बोलो, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ कि अंगड़ाई लेके हरदी ऊपर। पहली बात, I mean, come on, man. By the way, I'm a huge fan of Shah Rukh Khan. So yes, whenever I'm in a country which is outside where nobody recognizes me, I do some silly and cringy things. If Shah Rukh is watching, or if Shah Rukh gets to see this, I would say that I have done some very silly things like pose in that whole thing. Be honored. Huh? If you can allow me. Abhi? Big fan of it. वाह, देखो भाई। सो हैविंग सेड दैट, नहीं, पिछले 2 साल से एक्चुअली जिंदगी बहुत मजेदार बन गई। अच्छा, हाँ, सो 10 साल थोड़ा मोनोटोनस हो गया था। 10 साल थोड़ा जैसा वो कांग्रेस का स्लोगन था ना, चेंज बोल के, बदलाव। तो बदलाव ऐसा हुआ कि पिछले 2 साल से मेरी जिंदगी भी मतलब हर दिन, सी द वन थिंग आई कांट कंप्लेन ऑफ इज लैक ऑफ एक्साइटमेंट। सो हर दिन कोई नया केस, हर दिन कोई एक नया कोई आइटम आ गया पेपर में कि ये करा वो करा। ये मैं बोला अच्छी बात है, मेरे को भी नहीं मालूम था ये सब मैं करा, ठीक बात। तो जिंदगी मज़ेदार रही। और नाउ आई एम एंजॉयिंग द क्या बोलते हैं उसको, इन पॉलिटिक्स व्हाट हैपेंस इज, इफ यू आर इन पावर, इफ यू आर इन गवर्नमेंट, इफ यू आर सर्विंग, if you're given a chance to serve, you have to be responsible with every word you say, Yes. every statement you make, because निभाना भी पड़ता है, जिम्मेदारी है। तो आपको थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। अब क्या है, 2 साल में मेरा क्या गया, मैं कुछ भी बोलूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपोजिशन में हो, कुछ भी बोलो, you don't even have the burden of responsibility or burden of proving something that you're saying. So तो मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है। It's sometimes once in a while I think you get to set yourself loose and say a few things and get away with it. So it's been good. But yes, do I once in a while feel the pinch? Yes, I have to confess, I have to admit, I do feel that. अगर स्टेट कोई मतलब मैं ये बोलूँगा तो फिर लोग बोलेंगे मैं कॉकी हूँ, एरोगेंट हूँ, घमंड है, अभी नहीं उतरा, ये बोलेंगे मेरे को। वो क्वेश्चन तक आया नहीं। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पहले है वो पीछे छुपा है क्या? अरे that should have been the second question as we discussed now. So what I'm saying is, मैं अगर ये बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि अभी इसका उतरा नहीं, फिर भी मैं बोलूँगा। एक ही जिंदगी है तो खुल के बोलने में मजा है। तो I would say if the state was being run by more competent people, far more equipped, better equipped, who have their heart in the right place and the mind in the right place, I probably would have been okay. But there's a word in English called kakistocracy. मैं जब एक बार ट्वीट किया था, मैं काफ़ी सारे कांग्रेस लोग बहुत गाली दिए मेरे को। पहली बात तो उनको नहीं समझ आया कि कैकिस्टोक्रेसी है क्या चीज़। फिर बाद में डिक्शनरी में ढूंढ लिए, फिर बाद में बोले अरे ये बात बोला क्या मालूम। कैकिस्टोक्रेसी इज अ सेटअप वेयर इनकॉम्पिटेंट, लीस्ट कॉम्पिटेंट पीपल रन द शिप। सो देयरफॉर कभी का एक बार पिंच होता है इस बात का, नहीं कि हम नहीं है सत्ता में, बल्कि कोई और है जिसकी काबिलियत और जिसकी मतलब सोच और जिसकी समझ कोई चीज़ को लेके, हैदराबाद को लेके, तेलंगाना को लेके, यहाँ के सैक्रिफाइसेस को लेके, यहाँ के सोशल हार्मनी को लेके कुछ गड़बड़ है, उसको देख के थोड़ा खराब लगता है। बट अदरवाइज क्वाइट कंफर्टेबल इन द न्यू जॉब, एंजॉयिंग माय न्यू जॉब एक्चुअली। What have you been indulging in the most now that you have a lot more free time? सच बोलूं? हाँ। सो सच्चाई तो ये है, जिस दिन हम लोग की इलेक्शन में एक सेटबैक हो गई, तो one of the first few thoughts that crossed my mind was, see, I've been wanting to, during COVID, I was helping my son choose college courses. तो मुझे नहीं पता था कि आजकल, क्योंकि मेरा बेटा अभी 2nd ईयर हो गया, उसका भी अभी 2nd ईयर होने को है, तो 3rd ईयर में जाएगा। तो तब मैं उसको हेल्प कर रहा था, मतलब we were just discussing, trying to figure out what to do. मैंने देखा कि कुछ कोर्सेस ऐसे हैं बहुत ही मतलब मज़ेदार हैं देखने में, सुनने में। पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स, PPE करके एक कोर्स था कुछ कॉलेजेस में। सो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थॉट्स दैट क्रॉस माय माइंड वाज, why should I not take a sabbatical, go back to a school, maybe indulge in some public policy engagement, maybe go back to school and study something like politics, philosophy and economics, maybe study something else which is going to give me some mental peace and also some relaxation away from the usual mundane stuff that we get to do here.
किसी से बात किया मैंने, एक दोस्त से, मैंने बोला कि मैं करना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा सीधा सीधा दो चीज़ बोले जाएंगे तुम्हारे बारे में। एक तो ये कहेंगे कि साला भाग गया, कुछ गलती किया होगा इसीलिए डर के भाग गया, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि तुम्हारी उम्र अब वो हो गई जहाँ आपको टीच करना है, सीखना नहीं है, बहुत बुढ़े हो गए तुम, तो इसलिए पहले तुम अभी हो सका तो तुम 10 साल में गवर्नमेंट में क्या करे उसके बारे में जाके अगर किसी को समझाना है तो समझाओ, कुछ बोलना है तो बोलो कि क्या नया नया सीखना क्या है, तुम ये क्या कर रहे, नको करो। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टे बैक, बट वंस इन अ व्हाइल कभी का एक बार लगता है कि क्योंकि अभी वक्त है और आफ्टर द डे टू डे नॉनसेंस, डे टू डे तू कितना मैं कितना वो अगर 1 मिनट के लिए साइड में कर देंगे, सो आई रियली डू वांट टू परस्यू अ फ्यू थिंग्स। सो आई वांटेड टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट। तो मैं गिटार टीचर को बुलाया, एक दिन एक क्लास हुआ बस, उसके बाद टाइम नहीं मिला। उन्होंने भी बहुत गुस्से में आ गया, अरे तुम हर दिन, ही यूज्ड टू सेंड मी अ टेक्स्ट कि आर वी डूइंग अ क्लास टुडे। तो हर दिन मैं बोलता था, हर वीक दो टाइम था हर हफ्ते में क्लास, तो दोनों बार भी मैं बोला नो, तो ही चिढ़ गया, उन्होंने भी चिढ़ जाके बोला चलो इसको मैं नहीं सिखाता हूँ, छोड़ दो। सो आई ट्राइड अ फ्यू थिंग्स, have been not very successful in figuring out what to do, but one thing I can tell you is I have been able to, along with all my colleagues, been able to resurrect the hope in my party that 100% हम लोग 2 साल बाद वापस आ रहे हैं और पक्का जीत के वापस आए, ये उम्मीद तो मैं दे पाया, इस हद तक बोल पाऊंगा। क्योंकि काफी लोग ये बोल रहे थे कि ये तो ब्रॉयलर चिकन है, ये तो ये क्या करेगा, किसी बाप का नाम लेके आके यहाँ पे बैठ गया, पर अभी अगर ऑपोजिशन में तो ही विल बी टेस्टेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 2 साल मतलब काट लिए, अभी तो हो गया 2 साल, ऑलमोस्ट 23 months डन, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट माय पार्टी, माय सेल्फ, माय आवर लीडर्स और ऑल माय कॉलीग्स एक्चुअली बिलीव दैट अच्छे दिन आगे है। ये अच्छे दिन जरा बहुत ट्रिगर फ्रेज हो गया यार। अपने तो चल ही रहे थे। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कब आए, कब आए, हाँ, स्टार मार्क कंडीशंस अप्लाई। अभी ऑन योर ओन कमिंग बैक 100%. See, I'll tell you 2 things. Our party, Telangana Rashtra Samiti, which was back then called TRS, now called BRS, was floated in 2001. This was a party whose sole motto was formation of the new state of Telangana. And we had to struggle for 14 years. Like they say in every case, when you start off something new, start off something afresh, people will always ridicule you initially. People will laugh at you, scoff at you, say नहीं होना है, नामुमकिन है, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं होना है, etc. etc. So जब 2001 में केसीआर सर ने पार्टी बनाई और लोगों से कहने लगे कि वो तेलंगाना बनना है, इसमें सबकी भलाई है, काफ़ी वो अनपॉपुलर चीज़ था 2001 में, खासकर हैदराबाद। तो 14 साल जिद्दोजहद करने के बाद, after 14 years of struggle, eventually when Telangana happened, if you guys remember, where did we start actually, if you think about it? We started with a state where we had severe power crisis. We started with a state where the per capita was about 100,000 rupees, 1 lakh rupees. We started with a state where farmer suicides were one of the highest in the country after Maharashtra, हम लोग second number पे थे. We started with a state where fluorosis was a big issue in Nalgonda. We started with a state where agri crisis was a huge issue, and we had severe distress in multiple districts across the state. So that was that's where we began. But अगर आप देखेंगे 2001 से लेके 2025 तक, 25 सालों में हमने 2 बार इलेक्शन में अलायंस किया। 2004 में हमने अलायंस किया कांग्रेस के साथ और यूपीए गवर्नमेंट बनी, उसमें केसीआर सर कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। पर जब उनको पता चल गया कि कांग्रेस डिलीवर नहीं करने वाली है तेलंगाना सीधा तो निकल आ गए, 1.5 साल में निकल आ गए, बाहर आके फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी। फिर 2009 में हमारी अलायंस हुई टीडीपी के साथ, टीडीपी और कम्युनिस्ट के साथ, महाकूटमी बनी, फिर लड़े। पर जब तेलंगाना हम हासिल करें जिद्दोजहद करके, हमने ये तय किया कि अगर लड़ेंगे तो अकेले ही लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद, जो मकसद था वो हासिल करने के बाद, अगर फिर भी अगर लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिविजुअली, फिर तो कोई इसमें वजह ही नहीं है, मजा भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 2014 में अलग से ही लड़े, and out of 119 we won 63. In 2018 our seat
tally went up to 88 out of 190. And in 2023 as well, we did not lose badly. We lost by a whisker, 1.8% फर्क था हम में और कांग्रेस में. अगर आप 4 करोड़ आबादी अगर देखेंगे, उसमें जो फर्क था हम दोनों में 4 लाख वोट. ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ खतरनाक कुछ करके ऐसा कुछ करे. We won 39 seats, which is exactly 1/3. Yeah. And we got 37% of the vote. So all said and done, my humble belief is that BRS today is in a very, very interesting, at a very interesting turn, because we have just completed 25 years of our existence. Yeah. और हमारा सिल्वर जुबली साल है ये. और मैं तो बिल्कुल यही मानता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे अगर आप देखेंगे 24 पार्लियामेंट इलेक्शन भी, मोदी साहब का भी नंबर कट गया. From 303 he came down to 240. And if you look at what happened to Congress as well, their number went up to 99. Now, I don't see for the next 15-20 years at least, I don't see any single party, be it a regional or a national party, जो भी पार्टी का टैग, टेक्निकल टैग आप जो भी दे दो, रीजनल बोलो, नेशनल बोलो, जो भी बोलो, मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं, as a student of political science as well, that there will be a single party government for the next foreseeable future, at least for the next 2 decades. Wow. Which is a good thing for India, Yeah. if you ask me. Yeah. क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में क्या माहौल है, अगर आप मुझसे पूछोगे एक शब्द में, मैं तो कहूँगा ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है जो चल रहा है अभी हिंदुस्तान में. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो है, पर ऑटोक्रेसी चल रहा है. अगर ये नहीं चलना है ऐसे, तो मैं चाहता हूँ और मैं मानता हूँ, दिस इज माई फर्म बिलीफ, that we need more voices, more regional forces, which have to emerge strong, which have to be supported because we are deep rooted in terms of our connectivity to the grassroots. We represent aspirations of the people better in Delhi or even in Hyderabad, and therefore I believe that neither Congress nor BJP will actually have full majority on their own in 2029 or 28 or 27. जब भी अगला election होगा, I don't believe that neither of the two parties will have a majority. I believe it's going to be, next government is going to be a coalition of progressive forces coming together, and I see BRS playing a very, very important role in that coalition, and I do believe that Telangana will also stand to benefit immensely when BRS gets to play an important role in Delhi as well. So my question again, with the coalition that you speak about for the foreseeable future, what is the ideology that the BRS looks to align with? भाई एक बात बताता हूँ आपको, हम अमेरिका तो नहीं है जहाँ या तो आप रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो. We are a multi-party system. We are a federal country, federal republic. This whole bipolar situation that media tries to thrust upon us, or even a lot of people try to keep saying, "अगर मोदी ने तो कौन? What is the alternative? There is the Dina factor, etc., etc." मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आप 1952 से लेके आज तक अगर इलेक्शंस का पैटर्न देखेंगे, जब भी इलेक्शन हुआ है, 90% of the time, Anuj, it's about rejecting an incumbent. Yes. Only 10% of the time it's about selecting somebody who is new, who offers a hope, etc., etc. Very, very few times you actually see a force emerge, a new force emerge, which catches the fancy of people, catches the imagination of people, and therefore gets selected. 90% of the time, जैसे अगर हम दोनों लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो अगर अनुज पे गुस्सा आ गया तो मेरे पास आएंगे, मुझ पे गुस्सा आ गया तो आपके पास आएंगे. ऐसा नहीं होता है कि अनुज ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिसको लेके आपको बहुत पसंद करने लगे नहीं, इसीलिए आपको वोट कर रहे हैं. थोड़ा और बताने की कोशिश करता हूँ, विस्तार में बताने की कोशिश करता हूँ. अगर आप एनालाइज करोगे ढंग से, तो आपको इतिहास में अगर आप देखोगे, काफ़ी बार ये होता है कि एक बार कांग्रेस इलेक्ट होती है, एक बार बीजेपी. द पेंडुलम कीप्स स्विंगिंग. नाउ very few times, like in the case of Telangana, for example, when TRS was able to deliver on the goal and eventually Telangana was formed, people saw hope कि भाई ये लोग नए हैं, इनको पहले इससे कभी मौका नहीं मिला, इससे पहले एक बार चांस देके देखते हैं क्या करें. तो इसलिए हमको मौका दिया 2014 में, 18 में भी रिपीट किया. For whatever reason, we lost in 2023. Likewise, if you see Aam Aadmi Party, they were given a chance in Delhi. It's a new party. Trinamool Congress in Bengal. So, barring these few exceptions, by and large, the country's narrative has been either NDA or India, whatever, two alliances, typically UPA or whatever it was called back then. So, if you are referring to that situation where either you have to choose this side or that side, I would say, किसने देखा, किसने सोचा कि
2004 से पहले when apparently India was shining and when Atal Bihari Vajpayee ji looked invincible, किसने सोचा कि actually a motley group of parties could come together and dislodge the powerful NDA under the leadership of Atal Bihari Vajpayee? किसने सोचा कि मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे? So when people say there is no alternative, when people say Tina factor, I tell them अगर जनता ने ये तय कर लिया कि भाई आपसे बोर हो गए, आपकी काम पसंद नहीं है, आपको निकाल फेंकेंगे, तो कौन बनेगा, क्या होगा, कोalition किस फॉर्म में होगा, किसने देखा? तो इसीलिए what I would do is, as BRS, I would focus on Telangana. I would make sure that right now 17 seats हैं, उनमें से कोशिश करेंगे 15 सीट जीतने का. फिलहाल तो तेलंगाना पहले जीतना है, 15 सीट जीतने की कोशिश करेंगे. फिर ideologically we are, I would hate myself for saying this, but still I'll say it. Ideologically we are more left of center. We are definitely not right. We are right in that we are left. I'm sensing there's still a politically correct answer coming in there. No. There's a little measured there. Still. मसला ये है अनुज, I'll tell you. Modi, Prime Minister Modi, is probably one of the most inept, one of the most corrupt, one of the most inefficient Prime Ministers of independent India. One of the most inefficient Prime Ministers of independent India. But he still wins. You tell me why? Because यही सवाल आता है, मोदी नहीं तो कौन है? और फिर दूसरे तरफ है राहुल बाबा. उनको देखने के बाद किसी को भी फिर दोबारा सोचना पड़ता, अरे इसको तोड़ देंगे क्या, इनके हाथ में कंट्री दे देंगे क्या. यही मसला है. If you're sensing some hesitation in saying that I'm leaning left of center, it is only because then you will say that I'm leaning towards Congress. That is the problem. No, Point is that- there will be, there can be, there shall be, if you ask me, a like-minded coalition of forces which could comprise like people like Mamta Didi, which could comprise people like Stalin ji, Kejriwal Saab, and there's several other leaders, Tejasvi, so many others who could possibly come together, and Congress could be a junior partner. Who knows? क्या किसने देखा, कल किसने देखा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, because Congress cannot inspire confidence in its by virtue of its leadership in this country. People do vote for Congress because sometimes there is no choice. Otherwise अगर choice होता है, तो मैं तो अगर choice देते हैं कोई तो कांग्रेस को तो मैं नहीं चुनता. So that is the problem. If I say that I don't like Congress and BJP, then the question will be, तो कैसे फिर? ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कल के दिन there could be a motley group of regional forces which could all come together, form a strong base, strong coalition, and lead the country with Congress probably as a junior partner. Who knows? Before I ask my next question, where's Kranti, our wonderful manager, Lavakan? So Kranti's got papers and chits, so we'll follow a democratic process of sending your questions to me, which I will address to KTR, and you can take those papers, chits. I thought we agreed that it would be a rigged conversation, and I will not. ये virtually अभी आया नहीं हूँ वो question तक, अभी रुक जाओ. So ballots, please send them here, and I will honestly, in the time available to us, ask you questions. So with the relevance of regional parties and so to say independent parties that are within the states, there is of course the focus on their state itself before going over to the national role. But we've often seen that the ideology keeps shifting based on where they are fighting the election. So I'm again trying to understand, what is a solidified ideology that we will stand by come what may, no matter what the potential of coalition or aligning with anybody. So are you saying that Congress has a definitive fixed ideology or BJP has a definitive fixed ideology? I don't think so. If you ask, let me elaborate. मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली काफी डिफरेंट है, let me give you my version of it. For example, Telangana as a case in point, right? So, आप अगर सोचेंगे 2 मिनट के लिए, you will see Rahul Gandhi talking big every day on several things. One of them being every day almost, मोहब्बत की दुकान, बुलडोजर राज नहीं होना चाहिए, बुलडोजर राज नहीं चलना चाहिए. यूपी में अगर बुलडोजर चलता है तो ये तो गलत है, गरीबों को कुचला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है. बट सेम चीज अगर हैदराबाद में हो रहा, सेम चीज अगर तेलंगाना में हो रहा, आपको नहीं दिख रहा क्या?
तो जब आप करते हो तो अच्छा है, दूसरे करते तो अच्छा नहीं। दूसरी बात, राहुल बाबा बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, यहाँ रेवंत बाबा बोल रहे हैं कि चौकीदार बड़े भाई है। राहुल बाबा बोलते हैं अदानी फ्रॉड है, रेवंत बाबा बोल रहे हैं अदानी फ्रेंड है। राहुल बाबा बोलते हैं गुजरात मॉडल बेकार है, रेवंत बाबा बोल रहे हैं गुजरात मॉडल शानदार है। वही मिसाल है। तो मैं पूछता हूं, कहां गया आइडियोलॉजी, कहां गया आइडियोलॉजिकल बेस, कहां गया आइडियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन? जब कांग्रेस यहां हुकूमत में होती है तो आप अदानी साहब को रेड कारपेट डाल के वेलकम करते, 10 साल हम आने नहीं दिए उनको, और इन्हों आके रेड कारपेट वेलकम दे रहे हो। और एक बात पूछता हूं, राहुल गांधी हर दिन बोलते हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, ये तीनों बीजेपी के इंस्टीट्यूशन है, बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कब्जे में। पर सेम सीबीआई को अगर तेलंगाना में केस दिया जाता है केसीआर सर पे, कालेश्वरम का, इसका मतलब क्या हुआ? सीबीआई दिल्ली में खराब है कहते, हैदराबाद आते ही अच्छा हो गया, ये क्या चीज है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यू टेल मी, यू एजुकेट मी एंड यू टेल मी, वेयर इज द आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ कांग्रेस व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज इश्यूज, बी इट बुलडोजर जस्टिस, बी इट ऑन डीलिंग विद अदानी, बी इट ऑन डीलिंग विद वोट चोरी। जैसे अगर बिहार में राहुल गांधी चीखते चिल्लाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, जब हम जुबली हिल्स में पॉइंट आउट करते हैं भाई यहाँ पे भी आपके पार्टी ने 23,000 वोट ऐड कर दिए, ये गलत नहीं है क्या? आपके कैंडिडेट के खुद के भाई को 3 वोट है, यहाँ पे जो कैंडिडेट है कांग्रेस का उसके भाई के 3 वोट है, हम दिखाए प्रूफ के साथ, डिफरेंट एपिक आईडी कार्ड्स। तो हम ये जब दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, खामोशी। और अगर बीजेपी को बोलते हैं तो एंटी नेशनल, कांग्रेस को कुछ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे बीजेपी के बी टीम, हम कहां जाएं? ये मसला है। सो माय पॉइंट इज, इन तेलंगाना we are a fiercely independent party which is going to stand for the social fabric, for the social harmony, for the inclusive approach of what you have seen in 10 years from 2014 to 23. That shall not change. That is our mantra. Wonderful. Thank you. And we have been very proud as a mixed, very inclusive, accepting mix of people, and truly cosmopolitan in its sense for decades, for even centuries, ever since the times of the Qutub Shahis as well, when people from all over the world, Hyderabad was a hub of trade and culture. And likewise, we've continued through ups and downs, we've continued now. But there is a concerted effort to homogenize the culture of the country, or at least the ideology of the country. So we are diverse. I mean, and we have been one of the last oasis in Hyderabad of this heterogeneous culture and the mix and the diversity of India. If you look at the number of communities that have existed here for centuries together, how do we battle this, and what are the ways of leveraging whether it is the media, whether it is social media, how do we battle this effort to homogenize the ideology of the country? Can it be homogenized? No, firstly, I don't think only a fool could think that he or she or they could homogenize India. I don't think that's happening. No matter how big an individual is, how big an institution is today that is running the country, they think they can homogenize, and if they can leave their ideological imprint, making this a country which is exclusive to a community or a country exclusive to a select ideologies, I think they are living in fool's paradise. This country has seen enough and more. This country has withered enough and more such challenges. I do believe very firmly ये एक पासिंग क्लाउड है, इसको इतना ज्यादा अहमियत दे के, इनको इतना बड़ा चढ़ा के बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी मैं एक बात आपसे कहूंगा अनुष की, अगर आप देखेंगे, yes, several attempts have been made, in the last 11 years more so. I mean, today we live in a very interesting country. मैं जब बचपन में ग्रामर स्कूल में था, मैं by the way I went to 7 schools before I actually graduated out of school. So 10वीं से पहले मैं 7 स्कूल शिफ्ट किया हूँ, काफ़ी जगह मैं पढ़ा हूँ। ग्रामर में 8th, 9th and 10th में वहाँ पढ़ा हूँ। तो जब मैं ग्रामर में था और इवन अदरवाइज कोई और स्कूल में भी था, मुझे कभी ये सोचने की नौबत नहीं पड़ी कि मेरे साथ मेरे बेंच पे जो मेरा साथी बैठा है, मेरा क्लासमेट जो बैठा है, उसका जात क्या है, उसका मजहब क्या है, वो क्या है, कभी सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी। निजाम कॉलेज में भी सेम चीज़, बिकॉज आई ग्रो अप इन दैट इंडिया वेयर आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट who's sitting next to me, what he's wearing, what he eats, what he does not eat, etc., etc. But today, as a father of 2 children, whose age is 20 and 16, as a father, I'm worried. Forget that I'm a politician, forget that I'm in politics, etc. As a father, I'm concerned. When I see protests erupting in the US, I'm concerned. Yeah.
When I see protests erupting against Indians in Australia, I'm concerned. When I see protests erupting in UK, I'm concerned. And likewise in India, when I see silly things happen in the name of religion, silly things happen in the name of caste, it truly perturbs me that there is probably no place in the world for my child to feel safe or for me as a parent to feel safe. डर लगता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और जगह हिंदुस्तान के बाहर कोई और जगह महफूज है, बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा. मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि ये जो रैडिकल आइडियोलॉजीज हैं, exclusive ideologies है, either you are with me, my way or highway, you are either with me or against me kind of philosophies, that is something that I think majority of Indians do not subscribe to. Yes, they could be winning elections. I'm not saying they're not. Because what happens during elections, unfortunately, in India is people and their primordial emotions come to the fore. Election के दौरान आपका जात, आपका मजहब, आपका बाकी जो main issues become irrelevant. How well you performed in a state, how well did you do on per capita, how well did you do on IT exports, how well did you do on road infrastructure, how well did you do in your irrigation projects, all this come to a naught. क्या आ जाता है ऊपर? आपकी जात क्या है, आपकी मजहब क्या है, आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हो, उसको लेके आजकल वोटिंग का पैटर्न चल रहा है. बट मेरे हिसाब से इफ वी आर एबल टू, इफ यू आर वांटिंग टू टैकल दिस होमोजेनाइजेशन एज यू कॉल्ड इट, you need to strengthen people like KCR, you need to strengthen people like BRS, because what happened in parliament elections recently was a major disappointment for me personally. I was not so much upset about the loss in assembly. ज़्यादा मतलब कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, जिंदगी है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. पर पार्लियामेंट में जो हुआ, मुझे लग रहा था कि हमें कम से कम 5-6 सीट मिलेंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे. फिर भी लगा मुझे कि एक सेक्युलर ताकत है, इसको हर कोई मजबूत करेंगे और हमें 5-6 सीट मिलेंगे और दिल्ली में we'll have a role to play, etc. But when we came to a complete naught, zero result, that bothered me. Because the polarization in India, where NDA gets 270 odd and India bloc gets whatever it got, and then only 18 people who are not aligned to either NDA or India. This is essentially Americanization of India. This is a situation where you are saying either you are in this block or that block. Either the world is white or black. ऐसा नहीं होना चाहिए. That is not what India is. When you say homogenization, I would say maybe there needs to be a few shades of grey as well in between. Yes. Maybe you need to have at least 100 to 150 seats going to other parties which don't subscribe completely either with Congress or BJP. If you have that, then you're democratically elected autocracy जिसके तहत ये लोग अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या एब्रोगेशन ऑफ 370 हो या जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, इसको अगर रोकना है, यू नीड दीज प्लेयर्स. फॉर एग्जांपल व्हेन वक्फ अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन राज्यसभा, वी अपोज्ड इट, वी वोटेड अगेंस्ट इट एंड वी ओपनली सेड ये गलत है. पर यहाँ पे कांग्रेस क्या करी, आप बोलो मेरे. पूरे हिंदुस्तान में 28 स्टेट हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है क्योंकि बीजेपी के पास नंबर है, बिल पास हो गया. सबसे पहला स्टेट हिंदुस्तान में which wanted to implement Waqf Amendment Bill, you know which state it is? तेलंगाना. क्या जल्दी थी कांग्रेस को, कांग्रेस गवर्नमेंट को, कि वो बिल जिसका आपने अपोज किया पार्लियामेंट में उसको लागू करने, क्या जल्दी थी आपको? तो दिस इज द डाइकोटमी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग. देयरफॉर यू नीड strong regional voices, therefore you need strong secular forces which are rooted and in touch with the local people. Call as regional, call as national, जो भी टैग देना है दो, पर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके एस्पिरेशन के साथ, आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अगर आप नजरअंदाज करोगे और पार्लियामेंट में बोलोगे भाई इसमें तुम्हारा रोल नहीं है, तलवार किसी और को देके अगर जंग मेरे को करने को बोलोगे तो क्या करूं मैं, कैसे होगा? तो ये बस यू नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू वोट ऑन हु यू आर सेलेक्टिंग, हु यू आर वोटिंग फॉर. ब्लाइंडली जाके किसी को वोट देना, फिर बाद में बोलना भाई ये तो काम करनी है, तो फिर आप क्या काम करें? फिर सेम ही चीज है. दैट्स व्हाट आई वुड रिपीट. Sorry for the rant, it's a middle-aged uncle ranting, so all the young guys please put up with me. Once in a while we get a chance to vent, so I'm venting in peace. Yeah, this is the space for it. पहले बुला लेते. So going forward, when we're talking about representation, we're talking about who you are voting for. With the BRS, what is the representation across communities, across cultures, across how many Muslim leaders do we have in the BRS? How many women leaders do we have in the BRS?
from other communities as well. What is the effort towards that? Well, you know what? If you look at what we've done since 2014 till now, I can give you a ballpark number because I didn't come prepared with the numbers exactly, but I can give you an approximate ballpark kind of figure. So in 2014, 18 and 23, if you look at it, the largest number of backward class representation from Telangana was from our party. Even in the recent parliament elections, out of 17 seats, as you know, 5 were reserved for scheduled castes and scheduled tribes in Telangana. So that leaves you with 12 general category seats. Out of 12, 6 have been allotted to backward classes. So literally 50% was allotted to backward classes. Likewise, if you look at participation of minorities, especially Muslims, I'd say we had 4 MLCs at one point. Salim Saab, Farooq Hussain Saab, Fariduddin Saab, Mahmood Ali Saab, all 4 in Legislative Assembly, which is 10% of 40. 10 out of 40, we had 4. And likewise, we also had Shakil Saab, who was an MLA from Bodhan. Normally what happens is, for minorities, to win an election, because the numbers are stacked against you once, a lot of times, in a direct election it becomes a challenge. So therefore, parties tend to nominate and show that, yes, you matter, your voice matters, and therefore, you have to be represented. We have a unique situation in Telangana right now. आप एक बार यहाँ पे कोई भी गेस कर लो भाई, आज तेलंगाना गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट है, कितने मुस्लिम एमएलएस हैं, कितने मुस्लिम एमएलसीज हैं, कितने मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, कितने? पहला हुकूमत है ये हिंदुस्तान में 1952 के बाद पहला कांग्रेस हुकूमत है जहां पे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है. मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे वोट चाहिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात होती है उसूलों की और किसी के रीत और रिवाज की और किसी के पार्टिसिपेशन की इज्जत देने की. अगर आप एक मिनट के लिए सोचेंगे, दूसरी बार जब केसीआर सर चीफ मिनिस्टर बने 2018 में, the full cabinet was not formed for almost 4 months. He only swore in with only two people swore in, chief minister and one more minister. And guess who that was? Mahmood Ali Saab. That is how you show your respect towards participation and inclusion. And that is what KCR did. But look at these guys. They treat minorities as vote bank. And then when it comes to delivering on the promise, मैं एक सवाल पूछता हूँ. अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई आप तो इलेक्ट नहीं करे, किसी को एमएलए नहीं बनाए, मैं पूछता हूँ आपसे, 2 साल में आप 6 एमएलसी बनाए एमएलए के जरिए, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको? एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं है क्या, जो आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली को दे देते, या अजहरुद्दीन साहब हमारे क्रिकेटर, हमारे कैप्टन साहब, उनको बना देते वजीर? कोई एक को तो बना सकते थे ना. आपके चाहिए, आपके कोई पसंद के आदमी कोई नहीं मिले आपको 2 साल में. So this shows what kind of respect, what kind of attitude you have towards having an inclusive sort of an approach. What we did in terms of backward classes, in terms of Dalits, in terms of minorities, is something I can share the numbers with you, and you can fact check me also. I request you and I urge you to fact check me. If I'm wrong, I will accept it. Please do. I'm going to go back to a point that you made, which the communal divide that is being propagated. Majority of Indians don't ascribe to it. And there's a part of me that agrees with you. There's a part of me that also looks at what's happening on the streets. सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हो, वो तो मैं हूँ साहब, वो मेरा एल्गोरिथम जरा अंदर थोड़ा करप्ट हो गया, इसीलिए बोल रहा हूँ. सोशल मीडिया ज्यादा देखोगे तो ऐसे लगेगा. हिंदुस्तान मेजॉरिटी सोशल मीडिया में नहीं है भाई, बहुत कम लोग हैं, और जो कम लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो आपको ट्रोल करते हैं वो बेवकूफ लोग हैं, तो उनको ज्यादा अहमियत मत दो. ब्लॉक करते करते थक गया है. एक और ऑप्शन है म्यूट, मैं वही कर दूं. Telangana, Hyderabad still, I repeat my words, remains one of those oases of communal harmony. What is the plan to continue that, grow that, and make this what it has always been, continue to make it what it has always been? Because it's slowly being, whether it is social media or not, I'm looking at conversations on streets, I'm looking at how workplaces, cultures are being, conversations are being influenced by what caste you belong to, what community you belong to, what religion you belong to, favoritisms. There are biases that are at play on the street on an everyday basis. Has it changed in the last 2 years? I'll tell you what. See, there are 2 ways of looking at this, Anuj. Agar if you see the aspiration of backward classes in Telangana or across India today for self-rule and wanting their rightful share of seats and votes,
Do you agree with it or do you oppose it? Of course you agree with it. Likewise, if it comes to participation of women in legislative houses, especially after the bill has been passed, now of course you'll have 1/3 women representatives in both assembly, council and parliament. Now the politically right thing for anybody to say would be yes, of course women should be there. Yeah. Likewise, if somebody tells you that मैं majority हूँ, इसीलिए मेरे हिसाब से देश चलना चाहिए, गलत है सही है उसकी बात छोड़ो आप, आजकल वही दौर चल रहा जहाँ पे क्या हो रहा, एवरीथिंग एल्स इज कमिंग टू अ नॉट. 5 साल लोग बहुत सेंसिबली बोलते, सेंसिबली काम करते, पर आखिरी में जब इलेक्शन आता ना, ये जुनून सा एक चढ़ जा रहा. Us versus them. That is the easiest line anybody can pick up. Us versus them is the easiest thing somebody can, create. And unfortunately, in the last couple of decades, this is getting more shriller. Yeah. And you said, how do we save Telangana from, that kind of an onslaught? I'd only say one thing, boss. If push comes to shove, I hope it doesn't happen. I hope it never happens. And states like Tamil Nadu, states like Kerala have shown us the way that you can hold these forces. You can make sure that they don't actually create a dent in the social harmony or even the cultural fabric of your society or your state. But the threat is real. The perception is real. You're right. जो चार्टर आप सुन रहे हो स्ट्रीट्स में सही है, जो चार्टर आप सुन रहे हो ऑफिसेस में वो भी सही है. मुझे भी इस बात को लेकर थोड़ा खौफ भी है, डर भी है कि कहीं ये एक बार यहाँ का जो हालात है बिगड़ ना जाए. इसको अगर रोकना है, मैं बस इतना ही कहूँगा, हैदराबाद में हो या कहीं और भी हो, people who have a strong sense of pride when it comes to how this fabric should be retained, you have to step up, you have to come out, you have to voice your concerns and you have to also bloody vote. People don't vote here in Hyderabad. फिर चोरी हो जाता. ना वो अलग बात है. नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. 35% वोट होता है हैदराबाद. जहाँ दानिशमंद लोग रहते हैं, जहाँ अकलमंद लोग रहते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ कम वोटिंग का क्यों होता. जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, वहाँ 70, 80, 90% क्यों वोट होता. क्योंकि बिकॉज वी आर इंडिफरेंट एज अ सोसाइटी. वी आर इंडिफरेंट. कभी का एक बार लामा खान में बैठ के चाय वाय पी लिए, 2-4 अच्छे डायलॉग बोल लिए एक दूसरे को, निकल गए, फिर बाद में कोई किसी को फिक्र नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली शो अप टू वोट इन हैदराबाद. वी मेड रिपीटेड अटेम्प्ट्स कि भाई आओ, बिकॉज इफ यू डोंट वोट यू डोंट काउंट. बाद में क्या फायदा है रोने का कि भाई गलत है, उनो गलत है. जो शो अप करे वोटिंग के दिन उन्हीं का तो चलता है, आपका कहाँ चलेगा. तो पहली बात है सही लीडर को चुनो, वो तो है ही. उसके अलावा मैं कहता हूं कि आप पार्टिसिपेट तो करो, आवाज उठाओ. एक ही जिंदगी है ना, एक ही बार मरना है, हर दिन तो नहीं मरना है ना डर के. तो इसलिए कहता हूं आवाज उठाओ. क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, या तो जेल डालेंगे या मार डालेंगे, उतना ही ना, मरना तो है. तो अगर ये तय कर लिया आप कि मरना एक दिन है, हर दिन नहीं मरेंगे, इनसे लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं, तब जाके बात बनता. वरना कोई और किसी और, मैं एक अजीब सा नमूना है यहाँ पे, बंडी संजय करके, उसकी बात कभी सुनो आप, उसका तकरीर कभी सुनो, उसका स्पीच कभी सुनो, 10 मिनट सुनो, आप पागल नहीं होगे तो मेरे को बोलो. अरे क्या है, जुबली हिल्स में आके मैं अगर जीते तो क्या बनाता रे भाई, बोल तो मंदिर बनाता. अरे तू मंदिर बना रे भाई, कौन रोक रहा तेरे को, पर बाकी भी कुछ बोल. मैं रोड बनाता हूँ, मैं कम्युनिटी हॉल बनाता हूँ, मैं आपके वास्ते सीवरेज सिस्टम ठीक करता हूँ, हम लोग बाकी अम्यूनिटीज करते हैं. पता नहीं यार वो क्या बोला. मैं ज्यादा ऐसे लोगों की नहीं सुनता, मैं दिमाग नहीं खराब करता. मैं आजकल अखबार भी पढ़ना छोड़ दिया 2 साल से. अच्छा लग रहा, सुकून है. नहीं सुकून है बोल रहा हूँ, अच्छा है. मेरा सुकून कहीं को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं अगर कस के आवाज उठा सकता हूँ, अगर मुझ पे जब केसेस लगते हैं, ईडी बुलाती है मुझे, एसीबी बुलाती है और मुझे नोटिस आते हैं मोदी साहब से और यहाँ छोटा मोड़ी से भी, अगर मैं नहीं डर रहा हूँ, आप कहीं को डर रहे. आपको क्या फर्क पड़ता, आप पे तो केस नहीं बनते ना. आवाज तो उठाओ यार, आवाज उठाओ, कभी का एक बार बोलो और पार्टिसिपेट करो प्रोसेस में. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आर्म चेयर क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर बेवकूफा ही रूल करेंगे, क्या करेंगे फिर. अल्टीमेटली दैट इज व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, इफ यू डोंट step up, if you don't voice your concerns, and if you don't take the bull by the horns, nothing will change. It will be status quo. Please, I hope you appreciate that. You're very right. In this whole drive of participation, in the
areas, geographical areas where there are more educated, more privileged people, the vote share, the percentage is a lot low. And let's say in districts or rural belts, the vote percentage is a lot more. But still, 2023 happened. What happened there? There was more participation and you did a lot of work Yes, within absolutely. the districts as well. It was not just the city. Absolutely. What happened? What were the lessons that were learned? Are there any students of political science here, by any chance? Any students of public policy? Yes, I see a few hands. I urge you to study this, use this as a case study. The 2023 Telangana election is a classic case study, in my humble opinion. अगर आप तेलंगाना में पूरा जियोग्राफी अगर आप देखेंगे तो 119 सीट है, 119 seats is what we have. Out of these 119, within ORR, within the outer ring road, every single seat was won by VRS and some by MIM. Only one seat was won by BJP. That too हमारी गलती थी, एक जीत गए. एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिला ORR के अंदर. If you look toward the northern side of ORR, Adilabad, Nizamabad, Medak and Karimnagar, we won 17, I think. BJP won 7 and Congress also won, I think, 12 or 15. It was a three-way game. But when it came to the southern part of Telangana, it was a washout for us. हम लोग बस सिर्फ 6 सीट जीते, ये लोग 48 सीट जीते. हुआ ये है कि थोड़ा एक अजीब सा फिनोमिनन है. जहाँ थोड़ा बीजेपी का एक रोल था, ट्रायंगल चला, वहाँ पे हमारे को भी सीट मिले, बीजेपी was the third party, third largest in that region, and we were the single largest. Hyderabad में we absolutely trumped. Yep. But when it came to South, there was no BJP there. It was absolutely a whitewash kind of a thing where they won 48 and we only won 6. So very interesting dynamics. See, normally क्या होता है जब मैं बचपन से देख रहा हूँ इलेक्शन, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पहले से पॉलिटिशियन है. So if you look at United Andhra Pradesh, people in Adilabad and people in Anantapur, the voting pattern used to be the same. People in Shikakulam and people in Nellore, the voting pattern used to be the same. But this time, the dichotomy that I saw among people in southern part of Telangana versus northern versus Hyderabad was a mind-blowing, baffling, surprisingly confusing verdict. Why did that happen? I have no clue. I have zero clue. And interestingly, I'll tell you one more thing. जहाँ हम लोग जीते हैदराबाद में, क्या मेजॉरिटियाँ थी वो? खुदबुल्लापुर में 85,000, कुकटपल्ली में 72,000, उप्पल में 50,000, मलकाजगिरी में 50, शेरलिंगमपल्ली 50,000. जहाँ जीते चपड़ बाढ़ के मतलब बड़े बड़े मेजॉरिटी, और जहाँ हारे वहाँ पे भी सेम चीज, वहाँ पे भी 50,000 से हारे, 60,000 से हारे. तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे एनालाइज करूँ, क्या बोलूँ आपको कि उधर ऐसे कैसे हुआ, यहाँ ऐसे कैसे हुआ. ऐसा है कि इट्स लाइक ए बाइपोलर पर्सन, स्विच हो गया. यहाँ पे रामू था, वहाँ रेमो हो गया. तो वाला हालचाल, सीरियसली बोलो. तो वन थिंग आई अंडरस्टूड, मैं शायद ये बोलूंगा तो लोग फिर बाद में खोसेंगे, फिर भी बोलूंगा. 10 साल बाद क्या होता, थोड़ा बोर हो जाता. सो लाइक दिस से फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. जब कांग्रेस आके बोलने लगा, क्या केसीआर अपने घर से दे रहा क्या आपको पैसे, हम नहीं देंगे क्या, हम कहीं को नहीं देंगे, हम दीवाने हैं क्या. लोग बोले ठीक है भाई, उन्होंने 2,000 दे रहे थे, उन्हें 4,000 देते, कहते दे दो वोट. 10 साल दे दिया ना इसको, एक बार इसको देंगे मौका. अब क्या हुआ? अब अगर तेलंगाना हैदराबादी स्लैंग में बोलना है तो इतना कुछ बोल के, हथेली में जन्नत दिखा के, ये करता हूँ वो करता हूँ, बैगन के बाता बोल के बैगन में मिला लिया. वो इसका और क्या बोलूं मैं. So if your experience of the 2023 Telangana elections was a LinkedIn post and you had the headline to write, we lost the 2023 Telangana election, here are 3 things I learned from it which I will implement in the next election to fix our strategy. What would those 3 things नहीं, be? पहली बात तो ये बोलूंगा मैं, शायद this will take some I'll get trolled for this, but I'll say it. I will not, even in next election, I promise you, we will not make hollow promises like Congress. That वो गलत है. स्टेट के लिए अच्छा नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं. किसी हाल में मुझे सत्ता चाहिए, वो गलत है. Election should not always be a life or death kind of battle. It should be more about promises and hopefully principles that you can adhere to, etc., etc. So one thing I'll tell you is in 2028 you'll not see us making those sort of ludicrous, absolutely out of the world promises. I don't think I should do that. Number 1. Number 2, I'd say, what have I learned? I think we need some
youngsters, we need some fresh faces also. That is something that we missed out in 2023. Hopefully that will change next time. We'll have more young blood, we have more fresh blood, and I think that also should rejuvenate our party. That's the second thing I'll say. Thirdly and most importantly, I think there is this whole RRR, मालूम है ना आपको? क्या चीज़ है? अरे Yes, बोल दिए Instagram के लिए. नहीं वो नहीं, अरे रीजनल रिंग रोड भी नहीं है. RRR फैक्टर है. क्या होता RRR बोले तो नहीं वो भी नहीं है. She's saying Revant Reddy and Rahul. वो भी नहीं है. I'm saying RRR is typically every party, every society, every state, every a section of the society goes through this. Normally क्या होता है, अगर इलेक्शन में आपके पसंदीदा आदमी जीता ना तो आप खुश हैं. फिर बाद में थोड़े दिन के बाद अगर आपको पसंद नहीं है तो देन वो अलग बात है. बट RRR क्या चीज़ है? टुडे आई हैव सीन दैट इन तेलंगाना. पीपल आर रिकॉलिंग. आज हम जब जाते हैं जुबली हिल्स में कैंपेन करने या डिस्ट्रिक्ट्स में जब जाते हैं कोई मीटिंग करने, पीपल आर रिकॉलिंग केसीआर, सेइंग अरे नो अच्छे थे भाई, तभी अच्छा था. सो रिकॉल एक चीज़ चल रहा है. दूसरा फेज है रिग्रेट. अरे क्या करे रे भाई, इसको वोट डाल के गलती कर दी. दैट इज रिग्रेट फेज. और तीसरा फेज है रिवोल्ट. अरे भाई इसको हकाल दो. मैं मान रहा हूँ, बहुत दिल से मान रहा हूँ कि वो हकालने का फेज जुबली हिल्स में तो आ गया, पक्का हकालेंगे इनको यहाँ से, पर थोड़ा बाहर डिस्ट्रिक्ट्स में आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, शायद 6 महीने 1 साल. तो आई एम होपफुल दैट we will be able to sensitize, we will be able to galvanize, and we will be able to democratize that emotion and convert it into votes and seats and come back strongly. So that's how I would play in my playbook. Yeah. No, kudos to you for standing by promises that are going to be fulfilled at any cost. But how do you get people to vote based on performance and governance than communal reasons? How do you influence people to vote for that instead? मैं आपको एक अजीब सा एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोग असेंबली में हमारी जो वोट शेयर थी 23 में, it was 37%. जब पार्लियामेंट आया तो इट फेल ड्रास्टिकली, ऑलमोस्ट 17%. तो मैं बाद में बहुत एनालाइज करा, देखा क्या हुआ भाई. तो एक अजीब सा फिनोमिनन ये है कि जिन लोगों ने हमको असेंबली में वोट दिया उनमें से कुछ लोग कांग्रेस को शिफ्ट हो गए. जिन लोगों ने हमको असेंबली में वोट दिया कुछ लोग बीजेपी को शिफ्ट हो गए. हाउ डिड दैट हैपन? वी स्टार्टेड एनालाइजिंग एग्जैक्टली व्हाट अनुज सेड. हुआ ये कि कम पार्लियामेंट द कंट्री वाज वर्टिकली पोलराइज्ड. ईदर यू आर विथ मोदी और अगेंस्ट मोदी. अगर अगेंस्ट मोदी हो तो देयर इज ओनली दिस ब्लॉक, इसीलिए उधर चले गए. इस वजह था और कुछ नहीं था. तो मैं कहूँगा कि that sort of radical polarization is once in a while phenomenon, once in a blue moon kind of phenomenon, Anuj. I don't think it's an everyday thing. So I'm hopeful that better sense will prevail. People actually will start looking at what a particular party has to offer and analyze, beat it to death, question us, challenge us, and then hopefully vote on merits and not purely on emotions and primordial emotions mostly. Which you also said that whenever there's an election coming along, the narrative amplifies. The jingoism amplifies. The us versus them narrative takes more precedence over anything else. But somehow it feels like we are 24/7 across the country. We are in an election campaign through the year. पहले होता था हम लोग जिंदगी जी लेते थे, कामा कर लेते थे, पढ़ाई कर लेते, फिर बीच में 2 महीने जरा इलेक्शन का सीजन आ गया, कर लेके वोट कर लेके जाके फिर जिंदगी आगे चल. Now it's constantly an election narrative. It feels like we're all part of a campaign continuing from January to December. And therefore, the narrative continues along with it because that narrative is constantly. No, the narrative keeps changing. Don't get me wrong when I say this. मोदी साहब एक बार बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर अच्छा नहीं है, रेवड़ी अच्छी बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए. एक बार वो बोल देते हैं. पर बिहार में इलेक्शन आ गया तो 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे दी. रेवड़ी जब वो करते हैं अच्छा है, आप करें तो चमत्कार, आपको पता है. तो मैं कहूँगा नैरेटिव एक नहीं है भाई. नैरेटिव उनका नहीं चल रहा है, इसीलिए बिहार में रेवड़ी बांट रहे हैं. नैरेटिव उनका नहीं चल रहा है. उनको भी पता चल गया कि एक्सपायरी डेट हो गया, खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया. जो भी आप दिखा के ये करके वो करके वोटा लिए, वो दौर खत्म हो गया. वरना 75 लाख लोगों को 75 lakh women getting 10,000 rupees as a one-time grant, and that too hours before the Election Commission of India announces
It's scheduled. What do you call it? Is it not रेवड़ी? Is it not freebies? जब आप बोलते हो freebie अच्छी बात नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, selective amnesia जो चीज है ना, ये गलत है. So narrative की जो आप बात करें अनुज, I think that time is now passing. Now, if you, how many of you are on social media here? आप इस बीच में वो गाना देखे होंगे ना, मोदी है तो मुमकिन है, देखे ना. इससे पहले अगर 5 साल पहले वो गाना चलता था क्या, they would have been heavy trolling on it. पर अभी क्या हुआ, फिर मूड क्या बदल रहा. तो इसका मतलब है कि अनुज, इंडिया में नैरेटिव बदल रहा. People are able to see through the conspiracy or the narrative setting or the agenda, the vile agenda that this dispensation in Delhi has. So therefore, you see a response, and therefore I hope that they will be shown their place in next elections whenever it happens. How's your relationship with the media? Which media? No, seriously, क्योंकि The one that नहीं, is नहीं, dying and desperate for attention? ना भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. सोशल मीडिया में मैं खुश हूँ. मैं पिछले 2 साल से मैं एक भी अखबार नहीं पढ़ रहा. मैं I've decided that I'll not read newspapers for one simple reason. If you don't read newspapers, you're basically uninformed. But if you read newspapers, you're misinformed. क्योंकि अगर आप कोई एक न्यूज़ देखते हो और फिर कोई दूसरा अखबार उठाते हो, because I have this very very bad habit. I used to have this very very bad habit of reading almost 13 newspapers every day. मेरा हर दिन 1.5 hour लगता था उसमें. नहीं, ताली मत मारिए. तो मतलब 13 न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं. अब अगर मैं कोई न्यूज़ देखूं कि कल आप देखिए, यहाँ पे एक IAS ऑफिसर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, रिजवी साहब. हमारे साथ काम करे, उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी थे हमारे, इससे पहले GHMC में थे. बहुत ईमानदार ऑफिसर है, नेक ऑफिसर है, ईमानदार. कल मैं न्यूज़ में देखा कि उन्होंने वॉलंटरी ले ली. मैं परेशान हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ. न्यूज़ में बोलते सोशल मीडिया में कोई व्हाट्सएप करे, मैं देखा. तो मैं कुछ लोगों से बात करा. अब मसला ये है, you'll be surprised in hearing this. Rizvi has another 10 years of service. He can retire as cabinet secretary of the country. He's a 99 batch officer, straightforward officer. He could have retired as cabinet secretary of this country if everything was working well. But he took a voluntary yesterday and he is joining a private sector. So I inquired what happened. हुआ ये है, apparently he was the excise secretary. There was a tussle between the CM and the minister. He was caught in the crossfire. I'll not say more because it will sound very political. I can make those accusations elsewhere. दोनों के झगड़े में इन्हों फंस गए और अल्टीमेटली आज उनको एक फैसला लेना पड़ा, भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं जा रहा हूँ बोल के छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चले गए. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये बात कोई मीडिया आज रिपोर्ट कर रही क्या कि हुआ क्या, क्यों वॉलंटरी लिए, कोई ना रिपोर्ट करते. सो विच मीडिया इज अनुज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो. या मीडिया जो गवर्नमेंट पे एडवर्टाइजमेंट के लिए डिपेंडेंट है वो मीडिया, या अनदर मीडिया. ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन मीडिया आल्सो, जस्ट टू सेफगार्ड. आई विल नॉट bullshit you and tell you that I don't have a propaganda machinery also. We do have it, but that is only to safeguard our interests. क्योंकि हर तरफ अगर अपना अपना एजेंडा लेके हर कोई चल रहा, तो फिर कहीं ना कहीं हमको भी आवाज़ चाहिए, हमारा भी आवाज़ पहुंचना चाहिए. तो इसीलिए हमारा भी कुछ है. If you ask me, there is no media in Telangana or India today which is absolutely not working as a propaganda tool. So I have lost my respect for media because they have lost their spine long back. आप क्यों नहीं कर रहे भाई? अफगानिस्तान का आके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, खैर उन्होंने, आप क्यों नहीं कर रहे? 11 साल हो गए. ये बात है. और पूछने का दम किसी में नहीं. आप बोल रहे मीडिया, काय का मीडिया? अब जो भी मीडिया है. Okay, so now there is. You're not part of media, no? I'm part of social media, like I told you. There is the mainstream media, so-called, which is also broadcasting all across the world to the larger global Indian community, which has a very significant influence and impact on the Indian elections or the Indian voter base. What is your take on that? Is there? I don't subscribe to that at all. In fact, अगर कोई विलायत में बैठ के मुझे बोल रहा है कि हिंदुस्तान चमक रहा है, भाई तू भी आ जा ना. वहां बैठ के क्यों बोल रहा है यहाँ चमक रहा है, इसको वोट दे, उसको वोट दे, तू भी आ जा, तू भी. Why are people renouncing Indian citizenship every year? Not one or two, but lakhs of people every single year. And by the way, number one state कौन सा है पता है आपको, जो पासपोर्ट
इंडिया का छोड़ के अमेरिका, मॉडल स्टेट. गुजरात. See the irony of it? India is shining. The Prime Minister is doing apparently exceedingly well. Then why are Gujaratis running away from India? डबल इंजन तो आपको मालूम होगा ना. क्या डबल इंजन मालूम है आपको क्या चीज है? डबल इंजन है, पहला इंजन है जुमला, दूसरा इंजन है हमला. जुमला अगर नहीं चला तो हमला, बस ईडी, सीबीआई, आईटी वो चलाओ. पहले या तो गुमराह करो, पागल बनाओ, अगर वो नहीं चला तो इनको भेजो. मैं बस इतना ही कहूंगा, विलायत में जो लोग बैठे हैं या जो कोई इंडिया के बाहर बैठ के मुझे बता रहा है कि हिंदुस्तानी को कैसे जीना है, क्या करना है, मैं तो बोलता हूँ प्लीज, आपके यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है. आपका मेडिकेयर गड़बड़ा गया, मैं वहां पे रह के आ चुका हूँ, तो मुझे मत बताओ कि हिंदुस्तान का हालत क्या है. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. आई नो द ग्राउंड रियलिटी. I can make my choices. I will not let my choice be influenced by yours. That's all I'm going to say. If rest of India, like you say, if you believe rest of India is gullible enough to watch a Karan Johar movie and believe that that is what a true representative of an NRI is, etc., etc., I don't think that is the case anymore. Even they are able to see through. Even NRIs are able to see through what is happening. Recently, I went to Dallas. On the 2nd of June, we were celebrating the Telangana Formation Day in Dallas. You will not believe this. मैं भी थोड़ा अंदर ही अंदर मैं भी थोड़ा घबरा रहा था. हमारे लोग बहुत बड़ा स्टेडियम बुक कर दिए वहाँ पे, और मैं तो फिलहाल गवर्नमेंट में भी नहीं हूँ. मैं वहाँ जाके कौन आता रहे भाई, इतना बड़ा स्टेडियम, तुम्हारा इंडोर स्टेडियम which had a capacity of 10,000 in Dallas. I was zapped. I am not a minister, I am not in government, my party is not in government, yet 10,000 people showed up in Dallas. Why? Because there is something that they are connecting to. So the typical NRI image that you have in your mind, वो निकाल दो. तुम्हारा वो सोशल मीडिया प्रोपेगेटेड इमेज है. एनआरआईज भी आज सोच रहे, अच्छा सोच रहे, किसको आगे जाके मजबूत करना है, करेंगे. मेरे को तो कोई ये भी बोले थे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, व्हेन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्प्लिट इनटू टू स्टेट्स, टेक्सास वाज पोइज्ड टू बी द लार्जेस्ट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट इन द वर्ल्ड. आई थिंक इट इज. अभी भी है. Dallaspuram, correct. Okay, so let's come back to Hyderabad from the national canvas. What is the one thing that you are most proud of in the 10 years of the governance, and the one thing that you regret the most? Let's start with the regret. Easier. See, I regret that हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक फेज तो पूरा करें. मेट्रो का जो हमको हैंड ओवर किया गया था 30% कंप्लीट. I was able to complete the remaining 70% and operationalize 69 kilometers, which was incidentally the world's largest private-public partnership in metro rail. उसको हम लोग complete करें. But I should have taken it to at least 150 kilometers, which I seriously regret. I did not do it. But in the last year of government, in 2023, we had passed a cabinet resolution. We had made plans to extend metro to almost 400 kilometers over a period of 10 years. But unfortunately, yeah, that is one big regret I have, that public transport is something that I did not focus as much as I should have. Now, and also probably some stormwater drain systems within Hyderabad and the sewage systems in Hyderabad. Did a few things like SNDP, the Strategic Nala Development Program, etc. 1-2 हज़ार करोड़ खर्च करे, कुछ जगह पेरिफेरल एरियाज में कुछ करे काम, पर जिस हद तक करना चाहिए था वो नहीं करा. वो एक बात. But what am I most proud of? I think first and foremost you have to remember where we started, Anuj. Yes. जब हम लोग 2014 में हमारी सफर यहाँ शुरू हुई, there were so many naysayers. There were so many people who thought we're absolute nincompoops who could not govern. उनको नहीं मालूम था कि हमें काबिलियत है कि नहीं कि हुकूमत चलाने का. वहाँ से शुरू करके taking Telangana from a place which was absolutely unknown, मतलब दुनिया में तो नहीं जानते थे तेलंगाना क्या चीज़ है, उसको making it starting from 1 lakh per capita and making Telangana the number one state in India on per capita to 3,87,000 rupees. I think that is something I'm truly proud of. Because when economic prosperity, when economy prospers, when economic prosperity spreads across different sections of the society, chain भी होता है, सुकून भी होता है, गड़बड़ नहीं होता है. Social harmony, communal fabric, of course, law and order, everything is well maintained when economy is doing well और जेब में पैसे हैं. जब economy goes into a deflation mode, economy goes into a slow recession mode, तब जाके बेचैनी, तब जाके all the nonsense that happens will happen. So what I would say is, and what am I most proud of? One other thing I'd say, we focused on the heritage part of Hyderabad.
We revived Mozam Zahi, we revived the step wells in Bansilal Pet, we revived step wells in Qutub Shahi tombs. We also, with the help of Aga Khan Foundation, did a lot of good work in tombs. Also, we almost completed the Charminar pedestrianization project, which again I lament I should have done better. So, preserving culture, preserving heritage, the soul of the city, and also, you know, all the drone shots that you see of the Western Hyderabad. काफ़ी लोग मुझे टीज करते रहते हैं सोशल मीडिया में, जब मैं थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ 2-4 स्क्वायर किलोमीटर का, भाई ये नया मैनहट्टन, नया सिंगापुर, कुछ लोग बोलते हैं कि यही हैदराबाद है क्या, बाकी क्यों नहीं दिखा रहे? तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, सी when somebody says New York, what comes to your mind? Times Square and the silhouette of Manhattan, right? The skyline of Manhattan, right? But New York में और भी 4 borough है, Bronx है, Queens है, Harlem है, हर चीज़ है वहाँ पे भी. But people don't talk about it. Long Island भी है, क्योंकि every city has a certain imagery that it goes with. So when people come into Hyderabad today, when you start coming in from ORR into the western part of Hyderabad, most of my friends who are from the northern India or from other parts of India, they are fascinated. कि अरे क्या कर दिए भाई तुम लोग, क्या है, क्या हो रहा है हैदराबाद में? Everybody is fascinated. Is that not true? So why do you have to do that? I'll tell you a story behind this, and that's what I'm very, very proud of also as a Minister of Technology and Industry and Urban Development who worked in these capacities. 2014 में KCR sir as Chief Minister of Telangana went to a trip. मलेशिया गए, सिंगापुर गए, पहली बार विलायत गए चीफ मिनिस्टर के होदे में. जाने के बाद हुआ ये अनुज, सिंगापुर में तो ऑफ कोर्स स्काई स्क्रैपर्स हैं बिकॉज इट्स अ सिटी कंट्री, सो देयरफॉर यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू गो वर्टिकल. वो 2 दिन थे सिंगापुर में और फिर वहाँ से निकल के सीधा मलेशिया गए बाय रोड. बाय रोड जब जा रहे थे मलेशिया, कोलालमपुर तक ट्रैफिक ठीक था. जैसे कोलालमपुर आ गया पूरा ट्रैफिक जाम, ये वो फंस गए नॉर्मली जैसा हर मेट्रो सिटी में होता है. देन दैट वेरी इवनिंग ही हैड अ मीटिंग विथ वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स देयर. सो ही आस्क्ड दैट जेंटलमैन, अरे भाई सिंगापुर में तो ठीक है, दे वेंट वर्टिकल, समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं, पर आपको क्या ज़रूरत थी कि आप इतने बड़े बड़े पेट्रोनास टावर, ये टावर, वो टावर, 100 फ्लोर वाले, 80 फ्लोर वाले, 70 फ्लोर वाले, आप क्यों बना रहे? आपको क्या ज़रूरत थी? Why did you have to go vertical? That minister told him 2 important things. He said, sir, when you go into a city, new city, be it Dubai, be it Singapore, be it New York, or be it Kuala Lumpur, what are the first few things that impress you as a visitor who's coming in for the first time? See, the skyscrapers basically reflect the economic might of a city. इस सिटी में कितना दम है, इस सिटी में कितना इकोनॉमी कितना प्रॉस्पर कर रहा है, उसका एक पहचान है वहाँ के स्काई स्क्रैपर. और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि स्काई स्क्रैपर पे अगर पूरे शीशा लगा हुआ है, ग्लास फसाड है, दैट ऑल्सो इनडायरेक्टली टेल्स यू दैट द लॉ एंड ऑर्डर इन योर सिटी इज एक्सट्रीमली गुड. वरना कौन लगाता ग्लास फसाड जहाँ लोग आके पत्थर मारने लगेंगे, कोई भी आंदोलन, कोई भी हड़ताल, कौन लगाते अदरवाइज? सो दीज 2 things, this were learnings or whatever from that place. He came back, he called for a meeting with all of us. He said, भाई तुम लोग ऐसा करो, call all the builders of Hyderabad, उनको समझाओ कि we also need a similar Manhattan-like skyline, you know, that kind of a skyline with skyscrapers, because you'd want to attract investment, you'd want to attract visitors, you'd want to attract and continue to build the momentum and make sure that Hyderabad, with all the potential that it has, becomes the best city in India, not just you know, compete with Bangalore or Delhi or etc. Best city in India and probably one of the biggest metropolises in the world. So that's what we did. In 10 years, we focused on making sure that the industry prospers. We did not poke our nose where it does not belong. We let businesses prosper. We let people do what they wanted. They wanted to vote us out. They did, which they did. So be it. But we focused on getting stuff done. We focused on building the state, like how you would build your own personal house. इस क्या बोलते हैं शिद्दत से हमने काम किया कि कुछ ना कुछ मतलब तेलंगाना को दिखाना है पूरे हिंदुस्तान को. When the state was formed, lot of questions on us कि ये लोग कर पाएंगे क्या, is Telangana a viable state? These were the questions asked of us. So we had a point not just to prove to ourselves but also to the rest of the country कि हम में काबिलियत है, हम हिंदुस्तान के अव्वल दर्जा सिटी, नंबर 1 सिटी बनेंगे और बना के हमने दिखाया. इस बात को लेके बहुत फख्र है. I resonate with that. Over the years,
when I drive on the ORR, especially the airport and back. There is a point just before when you're coming from the airport and you're driving into the city, there's a point at the Gachibowli toll where a few kilometers before that you see the city emerge. There is a whole skyline of commercial towers and residential buildings, and I've watched them build and come into life and touch the skies, and it's a beautiful sight, especially driving on that ORR, which is a fabulous symbol of development. I have a question to that though. There has been a real estate explosion, but with unlimited FSI, has the ecosystem supported the amount of construction that has happened, the amount of influx of people that have come in? The infrastructure gets clogged in 15 minutes of rain. The roads are jammed in especially peak hours when you've got morning, evening. When I would look at major cities around the world, a defining factor of major cities is a very robust public infrastructure. Correct. Public transport infrastructure, where people from all segments of society are able to easily attain mobility, and that's where the economy grows. That part seems a little mixed up. I completely agree with you. Unlimited FSI, but एक misconception है social media में मैं देखते रहता हूँ. It is not something that our government has brought in. It was something that was brought in by the late Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy government, and we did not change it. Should we have changed it? Possibly yes. But we were a new state, which was just a fledgling state, and we did not want to hurt the growth of the city. When somebody wanted to invest and let the city grow, we just continued with the policy. It was not something that we brought in. On behalf of people who continue to very passionately feel about the city, about social causes or the larger national interest at large, whether it is communal harmony, whether it is safe and robust infrastructure, how does one get into politics? There are gatekeepers now, and it's increasingly feeling like a money game, or you need to have bags of money behind you to even get started. How does the average person even start making a difference? Well, you have to remember 2-3 things. Not everybody has won a genetic lottery like me, so I got lucky and I came into politics without a question. Entry, see, आपके किसी के बेटे या बेटी होने से आपको एंट्री पास तो मिल जाता है, आपको एंट्री पास मिल जाता है, लड़ने की शायद एक मौका मिलता है. I won 5 elections on the trot now. पहली बार तो आप जीतेंगे किसी के और के नाम पे, पर उसके बाद में अगर आप नाकाम हो, काबिलियत नहीं है आप में, you are not useful for the society or the constituency, you will be thrown out. People are ruthless that way. When Rahul Gandhi has been defeated in Amethi, if you remember, right? So people are ruthless. People can be ruthless that way. But for others who want to enter, I tell you one thing. Firstly, take off your rose-tinted glasses. कि इसमें कुछ ऐसा ग्लैमरस चीज़ है पॉलिटिक्स में जो शायद इसमें बहुत मज़ा है, ये है वो है. हाँ, एक्साइटमेंट तो है, ये मौका है अच्छा काम करने का, अगर आपका दिल सही जगह है, अच्छा काम. बट मुझे यही लगता है, गलत ना मानो, आप एक न्यूज़पेपर उठाओगे, अगर हर दिन आप अगर अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर उठाओ, तो उसमें आपको 5 किस्म के लोग हर दिन दिखेंगे. द फर्स्ट कैटेगरी, अगर मैं पिछले लास्ट पेज से अगर शुरू करता हूँ, लास्ट पेज में होंगे आपके स्पोर्ट्स स्टार्स. यू विल सी योर विराट कोहलीज एंड यू सी योर अभिषेक शर्मा, whoever, सिराज, सो ऑल, गिल, वर्मा, व्हाटएवर, वो दिखेगा आपको. उससे पहला एक पन्ना पलटाओ तो वहाँ पे आपको सिनेमा स्टार दिखेंगे. अब क्रिकेट प्लेयर बनने में टैलेंट चाहिए, लक भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स स्टार बनना बोल तो डिसिप्लिन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए. उससे पहले पेज में आपको सिनेमा स्टार दिखेंगे. अब सिनेमा एक्टर बनना बोल तो आपको लुक्स चाहिए, एब्स वो भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वो भी मुश्किल है. उससे पहले वाला पेज अगर आप पलटाओ तो वहाँ पे फिर आपको बिजनेसमैन दिखेंगे. वहाँ पे भी बहुत सारे, मतलब सेम थिंग, यू नीड मनी, यू नीड कैपिटल, यू नीड लक, यू नीड कनेक्शंस, सो मेनी थिंग्स टू गेट टू दैट पेज. उससे पहला वाला पेज अगर आप पलटाओ तो वहाँ पे आपको क्राइम पेज दिखेगा. अब क्रिमिनल बनना भी इतना आसान नहीं है भाई, लगता आसान है बट वो भी मुश्किल है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, वो भी बहुत कम लोगों में होता. फ्रंट पेज पे आ जाओ, पॉलिटिशियन दिखेंगे. अब क्या हो गया,
वो पहले 4 प्रोफेशन थोड़ा मुश्किल है, उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर चाहिए। एक ही हमारा प्रोफेशन है जहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई भी आ सकता है, लो एंट्री बैरियर। हाँ, लेकिन एग्जाम लगाना पॉलिटिशियंस के लिए ना, नहीं, वो हमारे लिए ही लगता है एग्जाम। सिविल सर्विसेज का जैसा रहता, that they pass out from there are different conversation entirely, but we need, can we have a qualification process for you should possibly have a primary process which you see in the US. Yeah. Unfortunately, our country, like I said, is not a full democracy. We are a semi-democracy with very big inherent traits of autocracy, where you have benevolent dictators running various political dispensations. So therefore, I would say you are largely dependent on connections. You're largely dependent on winning somebody's approval at this point in time in India. Will this change? Absolutely, I hope it does. Should it change? It absolutely should. Absolutely should. But I don't know, I can't give you a sunset and say ये फलाना दिन change होगा, मेरे बस में तो है नहीं। पर जिसको अगर participate करना है, what I would urge you, I went to JNU for 2 months back in 90s. My father wanted me to be a civil servant, since you raised that point about civil servants and exams, etc. So I went there, I spent 2 months. थोड़ा इधर उधर देखा मैं, उनका हालत देख के थोड़ा घबरा गया, वापस आ गया मैं। जेएनयू में पर मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे दीवार पे लिखा था, इन अ डेमोक्रेसी व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर पॉलिटिक्स शुड बी। आई विल रिपीट, इन अ डेमोक्रेसी व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर पॉलिटिक्स इज। इसका मतलब ये नहीं कि आप में हर कोई आके एमएलए बनो, एमपी बनो, एमएलसी बनो या कॉर्पोरेटर बनो या कुछ करो। मैं बस इतना ही कहूंगा, आपको कम से कम ये समझ होना चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू यू वांट टू बी देयर। अगर आप इसका भी अगर आप नहीं केयर करोगे, इसका भी अगर आप कभी सोचोगे नहीं, फिर तो हालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं सुधरेंगे। मैं जावेद अख्तर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो उनका बहुत, मैं ट्विटर पे भी और इंस्टा पे भी काफ़ी उनके जो अच्छे कमेंट होते हैं देखते रहता हूँ। उन्होंने फेमसली एक चीज़ कहा, किसी दिन उनको किसी ने पूछ लिया, साहब मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका क्या राय है इस बात को लेकर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक मिसाल दूंगा, इनमें से आप में से किसी को पोल्यूशन पसंद है क्या? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एनीथिंग यू लाइक? यू डोंट लाइक इट, नन ऑफ अस लाइक इट, बट येट even though you don't like it, you are affected by it, right? So just like that, politics also, whether you hate it, like it, in a democracy, it affects you. So realize it. When it is affecting you, you might want to do something about it. If you don't want to do anything about it, then you can't complain, you can't hope for change. That's all I would tell you. So my sincere appeal to all of you is, अगर बनना ही है कुछ MLA, MP, MLC, तो take your rose tinted glasses off, come in with the mindset कि मैं struggle करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, हारूँगा, जीतूँगा, इसमें रहूँगा। हमारे श्रीधर रेड्डी साहब बैठे हैं वहाँ पे, he fought an election from Jubilee Hills in the past. Now he's been struggling. He started as a student leader. He's been struggling for 20 years. He did not become an MLA or anything, but he was made a corporation chairman in the last government. My point is, sometimes you have to struggle. You have to struggle. You have to go through the hoops, and eventually you'll land up somewhere. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अनुज, गांव में सरपंच बनने के लिए 20-25 साल लड़ते बट कभी नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि हर किसी का तुक्का लग जाता है और वो कुछ बन जाते हैं। अगर आप मेहनत करोगे, कभी ना कभी किस्मत खुलेगा, आ जाओगे। बट as on today, it's largely dependent on individuals, their discretions, and their likes and dislikes. That's what India is today. Thank you. वक्त का तकाजा है, तो I know we've had a wide spectrum of conversations. और अहमद भाई उठ गए वहाँ से। But a few. You're one of those guys who stands up even before the movie ends. अरे यार वो the end card तो पढ़ने दो ना, बाद में उठ जाए। I'm kidding, man. But a few questions, very quick fire, rapid fire questions I'd like to ask you. 3 words that describe Hyderabad. 3 words that describe Hyderabad. Wow. Tough one. खुबानी, बिरयानी, शेरवानी? No pareshani. No pareshani. A Telugu word everyone in India must learn. Telugu word. Or a phrase everyone in India must learn. देख लेंगे कब से तेलुगु बन गया।
Telugu word, Bagunara. Bagunara. A stereotype about politicians that is actually true. A stereotype about politicians that is absolute. We are very mediocre. That is true. जो बताते ना इधर उधर कि हम लोग काफ़ी बार हम लोग ना समझ है मीडियोकर है, हाँ हम मीडियोकर है, ज़्यादा एवरेज अगर मीडियन एवरेज निकालेंगे तो मीडियोकर लोग ही ज़्यादा दिखेंगे। ऐसी मीडियोक्रिटी खुदा सबको खुदा देगा। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। मेरी मेरी इतनी लो सेल्फ एस्टीम भी नहीं है। A stereotype about politicians that is absolutely false. Absolutely false. That Yeah. when you wake up, before your feet hit the floor, somebody gets feathered slippers and puts them on you. I wish. No, that's when you're in power. Sorry. नहीं तब भी नहीं होता था। नहीं मैं I'll tell you what. The stereotype that every politician खराब है, every politician गड़बड़ है, वो भी गलत है। See, we are ultimately a microcosm of the society. सोसाइटी में जैसे हर किस्म के लोग होते हैं, पॉलिटिक्स में भी हर किस्म के लोग होते हैं। इसमें गुड, अच्छे, भले, बुरे, हर किस्म के लोग होते हैं इसमें। तो आई थिंक वी आर जस्ट अ माइक्रोकॉस्म, बट टू कॉल एवरी पॉलिटिशियन अ चोर, टू कॉल एवरी पॉलिटिशियन करप्ट, टू कॉल एवरी पॉलिटिशियन inept is not right. If you could swap jobs with anyone for one day, who would it be? Trevor Noah. Trevor Noah? I love him. I love what he does. I think he's brilliant at what he does. And I think he makes people laugh. He has a great lifestyle. Apparently, he and Roger Federer are good friends. So what is there not to like? I like it. How many of you know Trevor Noah? Oh, nice. Good, glad. Hyderabad will become the dash capital of the world. Probably innovation. Yeah. Innovation Capital of the world. Across the spectrum. I would say so. I think we have a lot of youngsters who are dreaming big. So hopefully innovation, yes. Why not? Irani chai or filter coffee? मतलब अगर मैं चेन्नई में हूँ तो फिल्टर कॉफी। Now the politicians वहाँ emerging. नहीं मिलता। एक है। अरे वहाँ नहीं मिलता भाई, क्या बोलूँ, वहाँ नहीं मिलता। So see, when in Rome, be a Roman बोलते ना। Final question. Yes. आप आम काट के खाते हैं या In the age of politicians, we have a leader, and we're so proud he's Hyderabadi. The one and only KTR, everybody. Thank you so much, KTR. Thank you. Good conversation.